Guys, can you tell me the last part of the last lecture, theory lecture? Have we completed the preparation part of phenol? Just check your notes. Let me know, beta. Last part क्या हुआ था? Preparation of phenols used in cumene. So we'll continue the preparation part of phenol. First reaction you write using benzene diazonium salt. बेटा ये रिएक्शन दिया था क्या मैंने? तो चेक कर लो फटाफट ये रिएक्शन दिया है कि नहीं. एक ही अगर मेथड बताया तो नहीं दिया होगा, अगर एक से ज्यादा मेथड बताया तो परहैप्स दिया होगा. और थोड़ा फटाफट बताया. ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, हम लोग पहले से जानते हैं, वेल अवेयर ऑफ दिस रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ benzene. Please keep in mind when HNO3 is present with concentrated H2SO4, it is not sulfonation, it is nitration, and then NO2 will get reduced. How? For that we add SN in HCl. We can also add Fe in HCl. We can also add SnCl2. NO2 gets converted into NH2. Then you just add NaNO2 with HCl or H2SO4. You'll get N2 plus. ये साथ में एनायन स्पेक्टेटर की तरह आप लगा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर इसमें आप H2O डाल दो. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, इसको कॉपी कर लो फटाफट. Run beta. This is slide 1. Done, sir. Alkali fusion of सल्फोनेट. इन सब में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है.
ये भी एक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको जैसा मैं बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। अभी तक इससे ऊपर कुछ पूछा नहीं है। NaOH डालते हैं, नॉर्मली 2 moles of NaOH will be required because once you get phenol, phenol immediately reacts with NaOH और ONA बना देता है, because phenol is acidic towards NaOH. Phenol is soluble in NaOH. तो प्रोटोनेशन इज रिक्वायर्ड, ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लो, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मैंने आपको क्या बताया, वाई 2 moles रिक्वायर्ड, बिकॉज क्योंकि एक ही मोल तो सब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए, बिकॉज फॉर्म्ड फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, इसीलिए आपको 2 moles चाहिए। एनी कंफ्यूजन यू आस्क बेटा? सेकेंड स्लाइड। हाँ, पुराने में कुछ प्रॉब्लम किया क्या? फिनॉल ही तो है ये। अच्छा, ये OH यहाँ लिखना है, मुझे लगा प्रीवियस रिएक्शन में तुमने बोला। वेरी गुड, सही है बेटा। फिनॉल कर लो, हाँ, इसको ONA विल बिकम OH। And बेटा, should I remove this? Done, sir. नोट लिखिएगा बेटा। ये भी हमने पहले से किया है, इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। अगर नाम भी आप याद कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। डाउस प्रोसेस ये एराइल हैलाइड में हमने किया था, कि अगर मान लीजिए कि कोई Cl टाइप का हेलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर रिएक्शन फीजिबल नहीं होती है SN1 SN2। तो इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, एक्सट्रीम कंडीशंस कर लो तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर भी बेटा पहले आपको OH नहीं मिलेगा, पहले ONA ही मिलेगा, फिर उसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा। आई होप आप बार बार ये बात समझ पा रहे होंगे कि जो फिनॉल बनता है वो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन भी करता है, और बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, तो वो बन ही नहीं सकता, मतलब उस फॉर्म में नहीं बनेगा, ONA फॉर्म में बनेगा, सॉल्ट वाली स्टाइल में बनेगा, फिर उसका हाइड्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो गेट, हाँ, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन किसी ने सेट कर दिया, ये दिया ही नहीं ऑप्शन में, देन डेफिनेटली यू कैन सिलेक्ट दिस, बट करेक्ट यही है। अगर दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, then you have to select this one, sodium phenoxide, not this phenol। इसको कॉपी कर लो बेटा।
Sir, Yes, बेटा. sir, can you show the first page? First page. ये first slide. Thank you, sir. This one is third slide. Huh? यहीं पर आप लिख लो बेटा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. ये अगर ना भी बताऊं तो भी चलेगा, because we have already done in chapter एल्काइल सॉरी एल्केन, और मेरे ख्याल से जब ये बेंजीन प्रिपरेशन किया होगा उसमें भी इसी तरह का था. तो आपको कोई स्पेशल एक्चुअली इसमें चाहिए होगा, जो जो आपको प्रोडक्ट बना कर देगा. फिनॉल, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट. क्या बोलते हैं? सोडियम सैलिसिलेट. इसमें आप वही सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट डाल दोगे तो बस कुछ नहीं है, CONA हटा दो आप, जो बच गया वही आंसर है आपका. अब यहीं पर वही कहानी है बेटा, OH डायरेक्ट नहीं मिलता है. क्या मिलता है सबसे पहले? ON, और फिर उसका हाइड्रेशन करना पड़ता है. कॉपी कर लो. मेरे ख्याल से फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड होगी शायद. एक हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था उसको अगर ऐड कर देंगे. Let me know if you have copied. Done, sir. अब लिखिएगा यूजिंग ग्रिग्नार्ड. यूजिंग ग्रिग्नार्ड, और ये भी हमने पहले किया हुआ है. आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी रिएक्शंस है वो हमने एक एक जगह पर पूरा सेट किया हुआ है, तो उसमें ये भी मिलेगा. ये मिलेगा का मतलब है कि AR के बदले R मिलेगा आपको. एल्कोहल बनाया होगा, ROH बनाया होगा. यहाँ पर क्या बना रहे हैं? AROH. AR मतलब एराइल, एराइल मतलब फिनाइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. कई बच्चों को जब बार बार मैं फिनाइल बोलता हूँ तो फिनॉल फिनॉल बोलना शुरू कर बैठे. तो इस बात का ध्यान रखो, मैं एराइल बोलता हूँ और उसका एग्जाम्पल फिनाइल बोलता हूँ. फिनाइल, फिनॉल नहीं बोलता हूँ. फिनॉल एक कंपाउंड है एंड फिनाइल एक ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है. बहुत बच्चे बीच में डाउट्स इस बारे में पूछने लगे थे.
Done, sir. Then after this, you can write one reaction. एक रसिक्स मेथड हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसका कंटिन्यूएशन लिख सकते हो। जो भी नंबर है आप नंबर डाल दो। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले बेंजीन वेपर लिया था, HCl वेपर लिया था और एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया था CuCl की प्रेजेंस में। तो ये बना था। अब इसका कंटिन्यूएशन ये है कि इसमें आप पानी डाल दो, स्टीम डाल दो और कुछ नहीं। वैसा दिया हो सकता है तुम्हें एग्जाम में, और बस तुम्हें कुछ नहीं करना, OH बना देना। तो एक ये मेथड भी लिख लो प्रिपरेशन का। Done, sir. हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. 1 minute, sir. Done, sir. लिखेगा यूजिंग फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट एक्चुअली में है H2O2 प्लस FeSO4। तो इसमें एक्चुअली हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, और इसमें कुछ ऐसी डिटेलिंग की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने सिलेबस में। इसमें इट इज बिलीव्ड, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि H2O2 जो होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कुछ प्राइमरी रिएक्शंस होती हैं, जैसे Fe2 प्लस, उसमें जो दिया है H2O2 की वजह से वो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उस ड्यूरेशन में एक रेडिकल मिलता है आपको, HO रेडिकल। ठीक, अब यही H2O2 उसी Fe3 प्लस को वापस रिड्यूस कर देता है, यानी कि FeSO4 एक्चुअली में सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन में, यहाँ पर दूसरा रेडिकल मिल जाता है। तो ये जो अलग अलग आपको रेडिकल्स मिले ना, ये सेकेंडरी रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी रिएक्शन। ये सब तुम्हें कहीं बुक्स में शायद नहीं मिलेगा। Now what do you mean by secondary reaction? Secondary reaction का ही एग्जाम्पल है जो मैं बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एनी एरीन लाइक बेंजीन, ये सेकेंडरी रिएक्शन हो गई। बेंजीन लो, उसमें FeSO4 प्लस H2O2 डालने का मतलब हो गया कि वो इनमें से किसी से रिएक्शन कर रहा है। तो इट हैज बीन फाउंड कि OH इसमें अटैच होता है। ये एक सेकेंडरी रिएक्शन। इस तरह की और दूसरी भी रिएक्शंस है, बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। तो एग्जाम में वो तुम्हें सीधे FeSO4 प्लस H2O2 देगा, बेंजीन साथ में होगा, आपको बस ये प्रोडक्ट याद रखना और कुछ नहीं। कॉपी कर लो बड़े से।
I remove this beta? Yes, sir. ये preparation part over हो गया. Now you write properties. ये 7th पेज है. प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ हम लिखते नहीं है. एक नोट लिख लो, दैट विल बी इनफ, बिकॉज फिनॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस. ठीक है, सो उसके बारे में तो अलग से पढ़ना ही पढ़ना है. तो इसीलिए एक नोट करके लिखो बेटा इसके बारे में. लिखिएगा फिनॉल. फिनॉल is a colorless. Phenol is a colorless crystalline solid. Phenol is a colorless crystalline solid. Melting point 43 degrees Celsius. Melting point 43 degrees Celsius. Boiling point 182 degrees Celsius. Boiling point 182 degrees Celsius. 182. फिर आगे लिखिएगा फिनॉल itself is colorless. Phenol itself is colorless, but can easily be oxidized. So phenol gets color by oxidation products. Phenol gets color by oxidation product. देखो जैसे फिनॉल, ये रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फिनॉल को तुमने एयर में रखा तो क्या होता है कि फिनॉल एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन. अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बच्चे ये आंसर लिखकर चले आते हैं, बट होता क्या है, ये पैराबेंजोक्विनोन जो है ना, वो फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ फर्दर कांटेक्ट में आता है और एक पॉलीमेरिक वे में प्रोडक्ट बनाता है. पॉलीमेरिक वे में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा आप दिखा दो, बस उसी को आप प्रोडक्ट बोल रहे हैं. डैश 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 फिर ओ डबल बॉन्ड ऐसा. तुम्हारी बुकलेट में भी एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली गलत दे दिया. उन्होंने ये आंसर दे दिया है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें. और प्रोडक्ट आप इस फॉर्म में इसको लिखे. ठीक है, इसको बोलते हैं डाई फेनोक्विनोन. इसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन. ये रेड कलर का है, रेड देगा, पिंक देगा, रेडिश पिंक लिख देगा. ठीक है, इसको लिख लो बड़ा सब बच्चे. ये बेंजीन नहीं है बेटा, ये फिनॉल है. वो गलती से बेंजीन लिख गया. फिनॉल है. फिनॉल ऑन एक्सपोजर टू एयर. Let me know if you have all copied.
Done, sir. ओके, आगे लिख लो इसी में कंटिन्यूएशन में, या दूसरा नोट लिख सकते हो। फिनॉल इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। फिनॉल इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. It is capable of forming hydrogen bond with water. It is capable of forming hydrogen bond with water. Phenol is used as antiseptic. Phenol is used as antiseptic, disinfectant, and in the preparation of dyes, drugs, and bakelite. Phenol is used as antiseptic, disinfectant, and in the preparation of dyes, drugs, and bakelite. सबने लिख लिया बेटा इतना? कई बार बेटा ऐसे कंपाउंड्स तुम्हें दे होंगे, एक वो लिख कर देता है स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल। तो जैसे ये कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। याद रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, वो इवापोरेट करने लगेगा, स्टीम बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो। और इसको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज स्टीम वोलेटाइल। Done, sir. This is all about physical properties. Now chemical properties. Chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा इसमें कुछ चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन, तो सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या मतलब, तो उसमें हम बोलते हैं फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। याद करो, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, किसमें सॉल्युबल है बेटा, NaOH में। तो यहाँ पर आपका ONA बनता है, ये सॉल्ट हो गया हमारा, राइट। अगर तुमसे कोई कह दे कि ये रिएक्शन फीजिबल है क्या, ये H2CO3 जैसा बिहेव करता है, ये हमारे लिए नो, ये यस। डन, इसको लिख लो। ये हमने बहुत डिस्कशन किया बेटा GOC, सो जस्ट कॉपी दिस पार्ट। दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन।
एंड केमिकल रिएक्शन जो भी फिनॉल की आएंगी वो या तो इस H की वजह से आएंगी, या इस OH की वजह से आएंगी, या इस बेंजीन की वजह से आएंगी। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं रिएक्शंस के लिए बेटा। हाँ? कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. चल, अब इसके बाद इसी में जो मैंने अभी सेकंड करके आप लिख सकते हो, एज आई टोल्ड यू कि एसिडिक एच की वजह से रिएक्शन हो सकती है, और फिर दूसरी कौन सी, OH की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ईथर फॉर्मेशन। बहुत क्वेश्चंस इसके आते हैं और पहले भी मैंने कराया हुआ है। बेटर वर्ड इसका और अच्छा है, फिनोलिक बोलते हैं, फिनोलिक ईथर फॉर्मेशन। तो उसका क्या मतलब होता है कि देखो, हम लोगों ने रिएक्शन क्या पढ़ी हुई है, कोई एल्काइल हैलाइड ले लो और उसमें आप डाल दो RO माइनस। RO माइनस के बदले वो RON करके लिख कर दे सकता है तुम्हें। ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए पहली चीज। तो रिएक्शन क्या होती है, ROR बनता है कि नहीं बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, ईथर। तो अब ये जो फिनॉल है, अगर आप इसमें NaOH डाल दो तो ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, O माइनस में। इसी को तो सोडियम फिनॉक्साइड आपने बोला, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, मान लीजिए कि आपने CH3I ले लिया, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा सिंपली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन विल बी व्हाट, SN2 रिएक्शन। ठीक, ये पॉपुलर कंपाउंड है एनिसोल। एनिसोल इज नथिंग बट व्हाट, फिनोलिक ईथर। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? कॉपी कर लो इसको। Yes. दिस इज जस्ट एसिड बेस रिएक्शन। एग्जाम में लेकिन तुम्हें वो ऐसे देगा बेटा,
तुम्हें एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि एकदम सिंपल इस वे में दे, ऐसे देगा। ऐसा फिनॉल लिखा होगा, बगल में CH3I लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा एक्वस NaOH। ये एक्चुअली में इस वे में रिएक्शन का, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। समटाइम्स ये जो CH3I है ना, इसके बदले वो ये भी लिख कर दे सकता है बेटा, CH3 होल ट्वाइस SO4। तो ये जो CH3 होल ट्वाइस SO4 तो मैं दिख रहा है, कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन ये बड़ा आसान है। अगर तुम्हारी नजर इतने पार्ट पे चली जाए तो दिस इज नथिंग बट अ लिविंग ग्रुप। रिकॉल करो, मैंने बहुत सारे लिविंग ग्रुप लिखाए थे, तो ये मेरे लिए बिल्कुल CH3I जैसा है। यानी कि काम वही होगा, सबसे पहले फिनॉल विल रिएक्ट विद NaOH, will give you sodium phenoxide that will act as a nucleophile and will replace this Lg, OCH3 बन जाएगा इसमें भी। सो इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये एनिसोल, ठीक है। Done, sir. ओके, एक ईथर फॉर्मेशन में ये भी रिएक्शन एक पॉपुलर इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ CH2। इसमें क्या होता है, CH2N2, इसको डाइजोमीथेन कहते हैं। तो ये O और H दिख रहा है, इनके बीच में CH2 इंसर्ट होता है और ये बन जाता है OCH3 और N2 बाहर हो जाता है। इसका एक्चुअली कोई मैकेनिज्म इतना सर्टेन वे में नहीं है, बट इसको इस तरह से आप दिखा सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड N
डबल बॉन्ड के बदले आप सिंगल बॉन्ड इधर दिखा सकते हो कि हमको यहाँ ट्रिपल दिखाना है, तो ये प्लस हो जाएगा कि टेट्रावैलेंट हो गया। ये अभी एक की वैलेंसी इसकी कम पड़ रही है, इसको ऐसा रख दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पहली चीज तो ये CH2- एक बेस की तरह रहेगा, राइट। तो फिनॉल का जो OH है उसको ये अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड और वो बन जाएगा CH3N2। ध्यान से देखोगे तो दिस इज जस्ट अ लिविंग ग्रुप फॉर अस। अब आप इमेजिन करो इसने ऐसे अटैक किया, इसको लीव करा दिया। एकदम सिंपल सी रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। क्लियर है बेटा? इसको भी कॉपी कर लो। Done, sir. ओ नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बताया था, एक लिख सकते हो इसमें फिनोलिक एस्टर फॉर्मेशन। फिनोलिक एस्टर फॉर्मेशन का एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, जो हम अभी अल्कोहल में उसको करेंगे। पॉपुलर रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसमें अल्कोहल डाल दो, तो एस्टर बनता है। एस्टर एंड वाटर। ये 9th में भी पढ़ाई जाती है, फ्रूटी स्मेल एस्टर फॉर्मेशन ऐसा करके पढ़ाते हैं मतलब। तो RCOH मान लीजिए आपने ले लिया, R-OH ले लिया। तो इसकी खास बात ये होती है कि जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि OH यहाँ से लेना है, भले ही एसिड है लेकिन इसकी स्पेशल रिएक्शन है ANDN वाली, हम लोगों ने पढ़ी हुई रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो यहाँ से OH निकलता है, इसका H निकलता है, और इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इसका पूरा नाम रहता है फिशर एस्टेरिफिकेशन। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी पूरी मैकेनिज्म वगैरह। बट इसका एप्लीकेशन यहाँ आ जाता है फिनॉल वाले में। तो ये जो ROH दिख रहा है ना यहाँ, ये समझ लो फिनॉल है, ये फिनॉल है ना। तो यहाँ OH आ गया। अब तुम्हें क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, आप यू नो एसाइल हैलाइड ले सकते हो, आप इवन एनहाइड्राइड ले सकते हो। ऐसा सब में वही काम होता है। इसमें OH निकलेगा, इसमें Cl निकलेगा, इसमें ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा। एंड एवरी टाइम इधर का H हटा दो और आपको मिलना क्या है बेटा? ये। इसको उल्टा करके लिखोगे तो ऐसा नजर आएगा, या उल्टा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एस्टर उधर से ही लिखना ज्यादा सही है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिनोलिक एस्टर। बताइए बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है?
Done, sir. बेटा ये रिएक्शन तुम्हें याद है? इसको देखो, ये फॉरगेट व्हाट OH, इनको रिकॉल करो, किसी रिएक्शन में इसको यूज करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यस, लेकिन मिसिंग क्या है यहाँ? AlCl3। यस, इसीलिए वो प्रोडक्ट बनने के बजाय ये एस्टरिफिकेशन होता है। आप डिफरेंस समझ पाए बेटा? लेकिन यहाँ के लिए नोट कि अगर हमको वही प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करें, तो एक नोट लिखिएगा बेटा, इसको कॉपी कर लेना, और ये दिखाने के लिए दिस शुड बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बट AlCl3 इज मिसिंग, ऐसा करके लिख भी सकते हो। Done, sir. लिखिएगा, when esters of phenols, when esters of phenols are heated, when esters of phenols are heated with AlCl3, which is Lewis acid, bracket में लिख भी सकते, heated with AlCl3, the acyl group ACYL, the acyl group migrates, the acyl group migrates from phenolic oxygen, acyl group migrates from phenolic oxygen to ortho or para position of ring, to ortho para position of ring, giving a ketone, giving a ketone. This is called, look at the screen, Fry's rearrangement. क्या बोलते हैं? Fry's rearrangement. This rearrangement is often preferred, instead of direct acylation, over direct acylation for preparation of phenolic ketone. This rearrangement is preferred over direct acylation for preparation of phenolic ketone. Bracket में लिख सकते हो, because of higher percentage yield. ये कह रहा है कि आप फिनॉल लो, उसमें आप कोई एसाइल हैलाइड डाल दो, फिनोलिक एस्टर बना लो, ये फिनोलिक एस्टर बन गया। इसमें वो कह रहा है कि आप AlCl3 के साथ इसको हीट करो, CH2 जस्ट अ सॉल्वेंट, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे COC25 और पैरा पोजीशन, और इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या दिया बेटा? फ्राइज। ठीक है, फ्राइज रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी इनाइल
मिथाइल कीटोन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, और ये दोनों जो हैं आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक एस्टर, सॉरी फिनोलिक कीटोन, फिनोलिक कीटोन, ये फाइनली इसको कीटोन बोलते हैं। ये कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है। देख लो इसको। इसमें खास बात ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 60 डिग्री सेल्सियस और बिलो, तो जो पैरा आइसोमर है, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट, एंड इफ टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस और एबव, तो आपका ऑर्थो इज मेजर। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। बेटा सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके। इसका मैकेनिज्म वैसे पूछते नहीं है, लेकिन आप लिख लो। जैसे यही मैं एकदम बेसिक वाला एग्जांपल पिक करता हूँ। बेसिक का ये मतलब इसमें कुछ कोई ग्रुप भी लगा सकते हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो यहाँ से मतलब है ना। जब AlCl3 पिक्चर में आता है बेटा, तो AlCl3 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है ऐसे। ये और फिर उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट होल्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, तो वो अपने इस पार्ट को लीव करा देता है। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है एसाइलेशन। ये जो एसाइल ग्रुप है, अब वही एसाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे अटैक करते हैं। कुछ इस टाइप का आप इंटरमीडिएट सोच सकते हो, लाइक दिस। और रिकॉल करो उसके बाद
ये जो है अपना H हटा देता है और एरोमेटिसिटी अचीव करता है। इसी टाइप की मैकेनिज्म तो हमने लगातार की हुई है। हाँ, डिफरेंस केवल इस चीज का है कि अभी तुम्हारे पास यहाँ पर जो है वो ये अच्छा, इसमें जो H है ना बेसिकली यहीं का Cl माइनस लेकर जाता है, तो ये केवल AlCl2 रह जाएगा और यहाँ HCl करके बाहर। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, दिस पार्ट विल गिव यू OH, यानी अल्टीमेटली आपको यहाँ OH। सेम वे में आप पैरा पोजीशन पे भी अटैक करा दो, ठीक है। प्रोडक्ट आप, इसकी खास बात ये कि ये रिएक्शन को आप इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। रीजन इज कि ये जो आपने ग्रुप निकाला, मतलब ये जो ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पे जाएगा वो टूट के जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वहीं से जुड़ा हुआ चला जाए, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहीं से वो ऐसे टच करते हुए जा रहा है, वो निकलता है पहले फिर अटैक करता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। कॉपी कर लो बेटा। यानी अगर कोई ग्रुप दूसरा भी इसमें डाल दो, तुम नॉर्मल बेंजीन डाल दो, उस पे भी अटैक हो सकता है। तो ऐसा अगर मान लो इंटरनली होता सब कुछ, तो फिर वो दूसरे किसी भी रिंग पे अटैक नहीं कर सकता, वो केवल अपनी वाली पे करेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अपनी के साथ साथ वो कहीं और पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो फ्री है, RCO प्लस निकल के अटैक कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। Harsh was asking कि between 60 to 60 to 160, बेटा 60 और 160 जब मैंने डेटा दिया वो श्योरिटी वाला है, तो जो बीच वाली स्टेज है उसमें प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन जिस जिस भी टेम्परेचर के क्लोज रहोगे उसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है।
Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं में, अच्छा इसमें एक और है क्लीजन रीअरेंज। ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है, आप नोट जरूर रिवाइज करिएगा। क्लीजन रीअरेंज रिएक्शन मैकेनिज्म जिसने भी रिवाइज किया होगा टेस्ट के लिए उसको ये मिला होगा। तो यहाँ हम केवल इतना लिख लेंगे ऑलरेडी डन, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा जल्दी फिनिश करना है बेटा, है ना, क्योंकि जो आप देख भी रहे होगे कि आपके शेड्यूल में भी जो टॉपिक्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने को, नहीं तो क्या होगा फिर कोई दूसरा टीचर आके खत्म कराएगा आपके चैप्टर्स, ठीक है। जो भी टीचर्स हैं उनके नए बैचेस में भी लेक्चर शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें स्पीड को भी बढ़ाना है और केयरफुल रहना, अटेंटिव रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो और जो हमने पहले कर रखा है उसमें इस तरह से लिख भी देंगे ऑलरेडी डन। और जब फिर आपके रिवीजन लेक्चर शुरू होंगे तो जब आप जो बोलेंगे जिस पार्ट पे, उस पे हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिएगा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पार्ट इनको पढ़ना है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो एज आई टोल्ड यू, फिनॉल में 3 वजह से रिएक्शन होती है, 3 रीजंस है। एक कौन सा बेटा? एसिडिक एच। एक कौन सा है? OH। एक कौन सा है बेटा? बेंजीन रिंग। 3। तो अब कौन सा आएगा? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब फिनॉल की खास बात क्या है कि बेटा फिनॉल का जो OH है ना, इसको कहते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। क्या बोलते हैं? और अगर ये OH माइनस, ये OH जो है अगर वो आयनाइज हो जाए O माइनस, तो ये वेरी स्ट्रांगली हो गया। और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि जो फिनॉल है उसमें NaOH हम पहले डाल देते हैं रिएक्शन कराने के चक्कर में, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं। रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो परसेंटेज यील्ड भी बढ़ेगा, और बाद में उसको प्रोटोनेट कर दो तो O माइनस फिर से OH बन जाएगा, ठीक है। ये कॉपी कर लो बेटा, और फिर हेडिंग डालना हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन done, sir. ओके। हैलोजेनेशन, तो हैलोजेनेशन में एक नोट, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट, फिनॉल on treatment with aqueous Cl2, phenol on treatment with aqueous Cl2 or aqueous Br2, aqueous Cl2 or aqueous Br2 gives a white precipitate, gives a white
precipitate of white PPT of 2,4,6 2,4,6 trihalogen derivative. Trihalogen derivative. Due to aqueous medium, reactivity is so high. Due to aqueous medium, reactivity is so high that even electron withdrawing groups such as COOH and SO3H attached at ortho or para positions, attached at ortho or para positions are replaced by halogen. And these groups are removed. These groups are removed as CO2 SO3 ऐसा करके लिखो. देखो इसकी क्वेश्चन तुम्हें उसमें भी मिले होंगे जब तुमने एरोमेटिक वाला पार्ट किया था. यस बेटा, किसी ने आवाज दी. दिस ग्रुप आर क्या बाद में क्या था? These groups are replaced by halogen and they leave as कुछ भी करके लिख दो, they leave as CO2 and SO3. मैं भी रिएक्शन लिखूंगा, तुमको सब समझ में आ जाएगा. ऑर्थो पैरा जितनी पोजीशन से सब ऑक्यूपाई कर लेगा कौन? Br. तो तीन ही पोजीशंस होती हैं, दो ऑर्थो और एक पैरा. इसी को उसने बोला है व्हाइट पीपीटी. ठीक है बेटा. अब इसकी खास बात है, उसने कहा है कि अगर मान लो कोई ग्रुप जैसे COH वो ऑर्थो पैरा पोजीशन, कोई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन ड्राइंग टाइप का, और यही दो ग्रुप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 99.99 यही आएगा अगर आना होगा. तो इसमें ही 3 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा. वो कहता है ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है. नॉर्मली जब पोजीशन ब्लॉक्ड होती है तो वहां रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बट यहाँ हो जा रहा है. इसके दो रीजन है, एक COH CO2 के फॉर्म में निकल सकता है, दूसरा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ OH ग्रुप. वो O- में हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, एक्वस मीडियम दिया हुआ है. यहाँ मान लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसमें भी तुम्हें 3 मोल्स Br2 जो है वो कंज्यूम हो जाएगा. इसमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कुछ है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने CS3 ग्रुप लगा दिया, तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता. ध्यान देना, इसका नाम है ऑर्थोक्रिसॉल. तो इसमें केवल 2 मोल कंज्यूम होगा Br. ठीक है. तो यहाँ पर उस पोजीशन को एज सच रखेंगे एंड जो बाकी ओपन पोजीशंस हैं उनमें वो Br लगा. तो इसको भी कॉपी कर लेना एज अ फोर्थ रिएक्शन. कॉपी कर लो बेटा. कोई कंफ्यूजन हो, नोट छूट गया हो तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू आउट.
Let me know if you have copied. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके। देखिए लिखना सबको है, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बोला है कि आप थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भागेंगे, भागना नहीं है ना, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं हर बार पूछ रहा हूँ, एक भी दो बच्चे बोलते हैं उसका मैं बोलता भी हूँ, सबने लिखा हो तो ही हम आगे बढ़े। यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखना है कि इफ वी यूज लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लाइक CS2, बड़ा पॉपुलर है, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 at low temperature, then mono substitution occurs, mono substitution, स्पेशली Br2 के केस में हम लोग पढ़ते हैं, ये रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है। फिनॉल का रिएक्शन Br2 से, एक्वस नहीं है, इस बार CS2 डाल दिया। और यहाँ पर जनरली जो टेम्परेचर है वो हम लोग लो टेम्परेचर लेके चलते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस से कम। अगर ये ना भी दिया हो तो भी हम वही बनाएंगे था, CS2 सॉल्वेंट लेकर के उसके हिसाब से। पैरा पोजीशन पे क्यों गया? 80 से 85% इसका ये बनता है, तो उसका रीजन है कि जो पैरा पोजीशन जो Br है वो क्राउडेड रहता है, तो OH अगर ऑर्थो सॉरी OH के ऑर्थो पे अगर Br लगाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो किधर जाएगा, पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये आप लिख लो।
Done, sir. Okay. अब इसको नाइट्रेशन 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 में एक्चुअली इसमें दो केसेस कंसीडर करते हैं। जैसे हमने टीएनटी नहीं बनाया था एक बार, तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर लो है, HNO3 डाइल्यूट ले लिया हमने, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिसको हम यहाँ इंडिकेट करते हैं लो टेम्परेचर, तो वो मोनो नाइट्रेशन करेगा। ऐसा ये प्लस ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करती है। अभी यहीं पर अगर तुमने टेम्परेचर क्या ले लिया बेटा, हाई ले लिया, या मैं दूसरा रिएक्शन ही लिख देता हूँ इसके साथ क्यों है, तो अगर तुमने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, कैन यू रिकॉल, हम लोगों ने TNT के टाइम पे ऐसा किया था। So all ortho para positions will get occupied by NO2। याद है, एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है ये इक्रिक एसिड, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और कई बार तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से नहीं जाते, लेकिन अगर हम आउट ऑफ सिलेबस बात करें तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, ये भी आप लिख लो बेटा।
10 बेटा सबने लिख लिया? Yes, sir. अब इसमें सल्फोनेशन लिखो, एक सल्फोनेशन सेम मैनर में, कोई इसमें वो नहीं है। और इनमें कोई ज्यादा में नहीं करना, क्योंकि ये 5 रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है बेटा, है ना। इसमें इट हैज बीन फाउंड कि अगर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराओगे तो आपको ये बनता है बेटा ऑर्थो पोजीशन, इसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लगा दोगे इसको, ऑल्दो कुछ नहीं दिया तो आप पैरा पे ही लगाना आंसर। ये वैसे वो टेम्परेचर देते हैं ऐसी सिचुएशन में, या फिर आप इसको हीट कर दो ऑर्थो वाले को 100 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यू विल गेट पैरा। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फ्यू रिएक्शंस आते हैं जो आपको बस अपने नोट्स में लिख के रखनी है, दैट इज इनफ। Let me know if you have copied. Done, sir. अब इसमें एक रिएक्शन लिखिएगा नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन इसमें नोट लिखिएगा। ये अच्छा, फ्रीडल कर्व एल्काइलेशन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। एसाइलेशन के लिए हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट इज प्रिफर्ड। ठीक, इसीलिए हम सीधे नाइट्रोसेशन पे आते हैं। नाइट्रोसेशन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल NO+ का अटैक है। नॉर्मल बेंजीन रिंग रिएक्शन नहीं कर पाता कि उतना रिएक्टिव नहीं, बट फिनॉल बिकॉज OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट विल activate the benzene ring for the reaction with NO+. NO+ is considered as weak electrophile. यहाँ पे भी electrophilic aromatic substitution है, ठीक है, लिखिएगा। When phenol is reacted with NaNO2 plus HCl या H2SO4 यहाँ लिख सकते हो, NaNO2 plus HCl at about 7 to 8 degrees Celsius, at about 7 to 8 degrees Celsius, at about 7 to 8 degrees Celsius, then para-nitrosophenol forms as chief product. Para-nitrosophenol forms as chief product. Further you write para-nitrosophenol forms as chief product, CHIEF, chief product. Please stop. NO+ is considered to be
NO plus is considered to be a weak electrophile. NO plus is considered to be a weak electrophile, which attacks the phenol, Full stop. Phenols are one of the few compounds. Phenols are या फिनॉल इज, ऐसा करके बोलिए, दूसरे फिनॉल्स के बारे में बोल सकते हैं. फिनॉल इज वन ऑफ द फ्यू कंपाउंड्स which is reactive enough to undergo electrophilic attack by NO plus. Undergo electrophilic attack by NO plus. ये फिनॉल लिया, इसमें NaNO2 प्लस HCl डाला. आप याद करो एराइल हैलाइड के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये NO प्लस देता है और NO प्लस एक्चुअली में अटैक कर रहा है. तो जब NO प्लस अटैक कर रहा है तो उसने NO को लगा देना है बस. ऐसा इसको पैरा नाइट्रोसोफिनॉल कहते हैं, जो कि टॉटोमेरिज्म करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. ये क्या है बेटा? ये टॉटोमेरिज्म. ठीक है, ये भी नोट कर लो. Done. Okay. Now we are going to discuss one of the most important reactions. दो रिएक्शंस इस फिनॉल चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस है कि एग्जाम में भी आए. वन इज कोल्ब्स रिएक्शन, जिसको कार्बोनेशन बोलते हैं, और दूसरा है रीमर टीमन रिएक्शन. दो रिएक्शन बहुत पॉपुलर है. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोल्ब्स रिएक्शन फर्स्ट. कोल्ब्स रिएक्शन का यहाँ मीनिंग है रिएक्शन विद CO. रिएक्शन विद CO. ठीक है, तो इसको चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख दो कार्बोनेशन. CO2 डाल रहे हैं ना हम लोग, यानी कि रिएक्शन विद CO. रिएक्शन विद CO. और इसके लिए एक नोट लिखिएगा.
Sir, no. देखिएगा, treatment of the salt of a phenol, treatment of the salt of a phenol with CO2, treatment of the salt of a phenol with CO2, where H of the ring, H hydrogen, H of the ring at ortho or para to O minus, वही OH वाला O minus gets replaced with group COOH. With COOH. When NaOH is used with phenol, when NaOH is used with phenol, when NaOH is used with phenol, then salicylic acid forms as the major product. Then salicylic acid is formed as major product. सैलिसिलिक एसिड का मतलब है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो, ये फिनॉल लिया, वो कह रहा है इसको NaOH के साथ ट्रीट करा दो, तो आप सिंपली देख सकते हो एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए हमने पहले उसी का डिस्कशन किया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर वो कहता है इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो बेटा, CO। कंडीशंस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लिखनी है केवल। 4 to 7 atm प्रेशर है, वो कह रहा है कि इसमें ऑर्थो पोजीशन पे आपको लगा देना है COO, ये ऐसा बोलो, इसको सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे भी आएगा, बट ये मेजर प्रोडक्ट है, सोडियम सैलिसिलेट, दिस इज द चीफ प्रोडक्ट। फिर इसका आप प्रोटोनेशन कर दो, प्रोटोनेशन करने से उसी का एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड, ठीक, इसको लिख लो, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे।
हो गया? Somebody saying, but you wrote it replace H of O minus. ना बेटा, OH माइनस, OH से O माइनस, उसके ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे जो H है ना, उसका रिप्लेसमेंट होता है COO से। सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब आप लिखिए मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म, पहला स्टेप तो कोई भी बता सकता है। ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक, इसके बाद क्या? इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, देखो ये जो O माइनस है ना, ये एक आप ऐसा समझ लो कि O माइनस हेल्प कर रहा है रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे कराने के लिए या पैरा पोजीशन कराने के लिए। ये एक टाइप से नेबरिंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ा दिया, ये C इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा आसानी से आप समझ जाओगे। अनटच्ड अनटच्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक H है और ये C डबल बॉन्ड हो और एक O माइनस बन जाए। किसी को डाउट? देख लो बेटा, फिर क्या होगा? ये H कोई बेस लेकर जाता है और बेस तो तुम्हें यहीं पर दिख रहा है, राइट? लेकिन होगा क्या, अगर तुम इमेजिन करो, पहले अपने मन में सोच लो कि क्या बन रहा है, तो इसकी एरोमेटिसिटी आएगी वापस, ये वापस O माइनस बन जाएगा, ये COOH बनना चाहिए था, लेकिन ये O माइनस ज्यादा बेसिक होने की वजह से वो H अपने पास बुला लेता है और ये बन जाता है ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि यही डायरेक्टली बनता है। वो केवल आप मन में सोचो। मन में क्या सोचोगे कि ये वाला जो O माइनस है ये H को लेगा, तो मन में तुमने सोचा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना दे के जाएगा, ये ऐसा होगा और ये H इसके पास आएगा। तो इमेजिन करो कि तुम ऐसी सिचुएशन सोच रहे हो कि यहाँ पर OH बन गया और सॉरी O माइनस बन गया और यहाँ COH है, लेकिन ऐसा रह नहीं सकता क्योंकि ये ज्यादा बेसिक पार्ट है और ये इमीडिएट इस H को ले लेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने वो डायरेक्ट लिखा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, और इसका लास्ट में प्रोटोनेशन करा दो, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बेटा, सेम मैकेनिज्म पैरा के लिए भी दे सकते हो, पैरा पोजीशन पे भी अटैक करा सकते हो, एग्जैक्टली सेम मैनर। इसको कॉपी कर लो। Done, sir. सबने कॉपी कर लिया बेटा?
Yes, sir. ओके, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिखो बेटा। लिखिएगा। It has been found that when KOH, याद रखना, KOH is used in place of NaOH, although NaOH ज़्यादा popular है, but when KOH is used in place of NaOH in the above reaction, then para-hydroxybenzoic acid, अभी ऑर्थो मिला था, para-hydroxybenzoic acid forms as chief product. Para-hydroxybenzoic acid forms as chief product. तो ये कह रहा है कि अगर तुमने यहाँ KOH लिया पहले स्टेप में, CO2 वगैरह तो ठीक है, तो आपको पैरा पोजीशन पे ही मिलेगा बेटा, करीब 75% मिलता है ये। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगर आपका जो कैटायन है वो Li+ है, तो आपको लगभग जो है ऑर्थो पूरा का पूरा मिलेगा, 0% आप मान, ठीक है, या रेशियो वाइज बोलेंगे तो 1:1 समथिंग, 1:0 क्या करें, Na+ लोगे तो ये 75% और ये 25%, और जब आप K+ ले लोगे तो ये 25% और ये 75%, क्या ऑर्थो प्रोडक्ट, यहाँ पैरा प्रोडक्ट, कोल्ब्स रिएक्शन के लिए। हाँ, किसके लिए बेटा, कोल्ब्स रिएक्शन। तो उसका रीजन वो ये देते हैं कि जब तुम्हारे पास ऐसा ग्रुप होता है ना बेटा, ये वाला, तो यहाँ पर M+ लगा होगा, क्योंकि O- होता है तो M+ होता है, तो वो जो COO ग्रुप बनता है ना, वो एक किलेशन करता है उसको, ये जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टाइल करते थे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलेशन। आपने अभी शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया होगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी ये वर्ड यूज किया जाता है, कई बार उसको चिलेशन बोलते हैं। तो ये किलेशन है, किलेशन जिसमें ज्यादा होगा उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। मोर किलेशन implies मोर ऑर्थो प्रोडक्ट। कैसे पता चलेगा किसमें किलेशन ज्यादा है, तो आप बोलोगे Li+ का जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, साइज छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यस, मोर, चार्ज डेंसिटी मोर, तो ये किलेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं कि Li+ हैज मोर किलेशन टेंडेंसी। वैसे इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक पूछा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एडवांस के लिए ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने लिख दिया। इसको कॉपी कर लो बेटा, इसको कॉपी कर लो, एंड देन यू कैन टेक रेस्ट। और जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज जरूर करना है बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है जब आप ये लेते हो KOH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव।
यस सर्विस उसको कंसीडर कर सकती हो वो, लेकिन जो वर्ड्स बोले जाते हैं जिसके लिए डेटा अवेलेबल है वो ट्राइब्रोमो के लिए है। Those who have copied, they can leave.